So class, today we will discuss exercise 4.4 topic determinant और बुक वही बेटा अपनी एज यूजुअल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 12। तो 4.4 बहुत आसान एक्सरसाइज है। मैंने आपको माइनस को फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है, कुछ प्रॉपर्टीज उससे रिलेटेड हैं। तो फटाफट सॉल्व करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट कह रहा है कि फाइंड माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ दिस डिटरमिनेंट। तो हम चलो लिखते हैं, भाई इसमें कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। तो जितने एलिमेंट्स होंगे, क्या सिखाया था, उतने ही माइनर्स होंगे और उतने ही हर एक एलिमेंट का अपना एक माइनर होगा और हर एक एलिमेंट का अपना एक कोफैक्टर होगा। तो बेटा माइनर ऑफ स्मॉल ए, इस एलिमेंट का माइनर निकालने जा रहे हैं। जिस एलिमेंट का माइनर निकालना हो उसके सामने की रो और उसके सामने की कॉलम को हटा दो, डिलीट कर दो, और जो बचे बेटा उसको नहीं लिखना है, जो बचे उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना है। समझाया था। तो क्या लिखोगे? डिटरमिनेंट ऑफ डी। अच्छा, डिटरमिनेंट के अंदर जब इकलौता एलिमेंट सिंगल एलिमेंट बैठा होता है तो कैलकुलेशन बड़ी आसान होती है। क्या आंसर आएगा? डी। तो माइनर ऑफ ए क्या हो गया? डी हो गया। अब ये सोचो कि ये जो स्मॉल ए है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं A11, A12, A21, A2, तो मतलब A11 एलिमेंट ही तो स्मॉल ए है, तो हम माइनर ऑफ स्मॉल ए लिखें या ये लिखते हैं। ये किसकी वैल्यू है? M11 की है। बोलो भाई, समझ में आ रहा है? फिर हम लिख रहे हैं माइनर ऑफ B। इस B का माइनर क्या होगा? तो बता बेटा, B का माइनर के लिए B के सामने की रो डिलीट होगी। रो तो यही आ रही है, बट कॉलम अब B वाला डिलीट होगा। तो क्या बचेगा? डिटरमिनेंट में हम C लिखेंगे, जो भी एलिमेंट बचा डिटरमिनेंट में लिख दिया और इसकी वैल्यू C हो जाएगी। अब ये A12 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो दैट इज M12 हो गया। फटाफट माइनर ऑफ C। तो अब जब आप C का माइनर निकालोगे तो क्या करोगे? C के सामने की रो और C के सामने के कॉलम को डिलीट करोगे, तो क्या बचेगा? डिटरमिनेंट में B और डिटरमिनेंट B की वैल्यू B आ जाएगी। अब ये बताओ क्लास कि ये जो C माइनर ऑफ C निकाला है ना, तो ये हमारा एलिमेंट है A21, तो इसके माइनर का सिंबल क्या सिखाया था? M21। बेटा M21 या M12 या M11 ये प्रेजेंट करता है कि माइनर ऑफ विच एलिमेंट। तो माइनर ऑफ एलिमेंट ये पोजीशन है। माइनर तो स्मॉल ए का ही है, बट पोजीशन स्मॉल ए की A11 होती है ना, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग M11, M12, M21 सारी वैल्यूज। ठीक है। फिर माइनर ऑफ D, माइनर ऑफ ये हो गया माइनर ऑफ D। तो माइनर ऑफ D हमारा हो गया भाई, D के सामने की रो कॉलम गया, तो क्या बचा? A। डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू A आएगी और ये है हमारा A22 पोजीशन पे, दिस इज M22। तो ये माइनर्स आ गए हर एक एलिमेंट के। अब तेरा कोफैक्टर निकालो। बताया था बेटा कोफैक्टर निकालने के लिए तो बहुत ज्यादा नहीं कैलकुलेशन होती है। तो ये रिलेशन आपने पढ़ी थी, Cij इक्वल टू -1 की पावर I प्लस j इंटू Mij। और ये बताया था कि I प्लस j अगर इवन है देन Cij इज इक्वल टू Mij, और अगर I प्लस j ऑड होता है देन Cij इज इक्वल टू माइनस Mij। क्लास दिस इज अ रिलेशन बिटवीन C का मतलब कोफैक्टर है, M का मतलब माइनर है। तो कोफैक्टर और माइनर में रिलेशन होती है Cij इक्वल टू -1 की पावर I प्लस j इंटू Mij। सारी चीजें बेटा डिटरमिनेंट है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी है। तो अगर I प्लस j इवन हो जाएगा तो -1 की पावर इवन प्लस आ जाएगा, तो Cij बराबर Mij। मतलब माइनर का आंसर और कोफैक्टर का आंसर सेम आएगा। और अगर I प्लस j करने पे हमारा कैसा आता है? ऑड आता है, तो -1 की पावर ऑड क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो फिर कोफैक्टर और माइनर में केवल साइन का चेंज होगा। जैसे आप बताओ M11 की वैल्यू कितनी है? D। और अगर मैं आपसे पूछूं C11 क्या होगा? बस आप ये चेक कर लो बेटा, 1 1 को जोड़ो, 1 + 1 कितना आएगा? 2। अगर इवन डिजिट आएगी
तो कोफैक्टर भी सेम हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, मतलब C11 भी डी आंसर देगा। अब जैसा मैंने पूछा C12 क्या होगा, M12 अगर C है तो C12 क्या होगा, तो हमने 1 + 2 ऐड किया, 1 + 2 कितना आया 3 आया। 3 कैसा नंबर है, ऑड है, तो अगर बेस की डिजिट का सम ऑड आता है तो फिर माइनर कोफैक्टर में नेगेटिव साइन का चेंज होता है, मतलब अगर ये C है तो ये -C हो जाएगा। और ऐसे ही बताओ बेटा, मैंने C21 पूछा तो यहाँ भी 2 + 1 ऑड आ रहा है, तो अगर ये B है तो C21 -B हो जाएगा। और C22 2 + 2 कैसा आ रहा है 4 इवन आ रहा है, तो इवन का मतलब C22 की वैल्यू सेम जो माइनस की है, तो ये हमारे कोफैक्टर्स कैलकुलेट होके आ गए, ये हमारे माइनस कैलकुलेट होके आ गए, तो ये फाइनली आपका आंसर हो गया। कॉपी कर लो भाई, कॉपी कर लो। क्लास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, एक 3 क्रॉस 3 और माइनर कोफैक्टर निकालना सिखा देता हूं मैं आपको। कह रहा है कि 2 का सेकंड पार्ट, फाइंड माइनस कोफैक्टर, सेम चीज है बेटा, हर एक एलिमेंट का माइनर और हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना। अगेन कैलकुलेट माइनर करने हैं, कोफैक्टर हम फटाफट लिख देंगे अकॉर्डिंग टू इवन एंड ऑड की कंडीशंस हैं, ठीक है। तो फटाफट कितने माइनर होंगे, 9 माइनस होंगे, M11 M12 M13 M21 M22 एंड M23, फिर आएगा M31 M32 M33। बेटा M11 का मतलब है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चला गया, क्या आया 5 - 1 1 2, हर एक एलिमेंट का बोला है तो निकालना पड़ेगा भाई, ठीक है। इसको थोड़ा आगे लिख देते हैं, M22, फिर ये आएगा M23 M31 M32 M32। अब बेटा इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, क्या आएगी 5 × 2 10, और ये आएगा -1 बट +1 हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा 11। फिर M12 का मतलब पहली रो डिलीट करोगे और सेकंड कॉलम डिलीट करोगे, तो फर्स्ट रो डिलीट कर दो, सेकंड कॉलम डिलीट कर दो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 - 1 0 2, 3 - 1 0 2, क्या आंसर आएगा 6, और -1 × 0 0 हो जाएगा, 6 - 0 6 आ जाएगा। M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 5 0 1, ये आएगा 3 - 5 × 0 0, क्या आंसर आ गया 3। बेटा दूसरा, जैसे मान लो माइनर कोफैक्टर निकालने के लिए आया तो प्रॉपर ऐसे लिख के ना, ऐसे डिटरमिनेंट का सिंबल बनाओगे, डायरेक्ट कैलकुलेशन करके मत लिख देना, क्योंकि हर एक स्टेप के मार्क्स मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में, और गलती होने के चांसेस भी ऐसे करने से कम हो जाएंगे। नाउ M21, अब कौन सी रो कौन सा कॉलम हटाओगे, सेकंड रो हटेगी और फर्स्ट कॉलम हटेगा, तो सेकंड रो हटेगी फर्स्ट कॉलम हटेगा, क्या लिख रहा है 0 4 1 2 0, बेटा ये 0 आएगा और ये -4, 0 - 4 = -4। नाउ फटाफट M22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो तो हटी, कॉलम कौन सा हटेगा सेकंड, तो आएगा 1 4 0 2, 1 4 0 2, क्या आएगा 2 - 0 = 2। अब फटाफट M23 निकाल लेते हैं, M23 का मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो तो यही जाएगी, कॉलम अब थर्ड चला जाएगा, यहाँ क्या था 1 0 1 2, ठीक 0 1 2। M23 में सेकंड रो गई और थर्ड कॉलम क्या बचा बेटा 1 0 0 1 1 0 0 1, क्या आएगा 1 × 1 1 - 0 × 0 0, 1 - 0 क्या हो गया 1, बेटा कैलकुलेशन 1 - 0 1 आ गया। नाउ M31, अब बेटा थर्ड रो हटाएंगे फर्स्ट कॉलम हटाएंगे, मतलब रो आपकी हटेगी थर्ड, कॉलम हटेगा फर्स्ट,
तो क्या दिख रहा है 0 4 5 -1, ठीक है। तो ये 0 × -1 क्या देगा 0 एंड 5 × 4 क्या देगा 20, बट हम माइनस करते हैं तो क्या आएगा -20। नाउ M32 मतलब रो तो थर्ड हटेगी, कॉलम सेकंड हटेगा। M32 का मतलब माइनर ऑफ किस एलिमेंट का, थर्ड रो का और सेकंड कॉलम वाले का। तो थर्ड रो हटी, सेकंड कॉलम हटा, क्या आया 1 4 3 -1। तो ये आ रहेगा बेटा -1 × 1 -1 एंड -12 क्या आएगा -13, ठीक है बेटा। -1 -12 -13 हो गया। नाउ फाइनली M33 मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम कितना रहेगा 1 0 3 5। हम क्या हटाएंगे, तीसरी रो हटाएंगे, तीसरा कॉलम हटाएंगे, तो 1 0 3 5 क्या आ गया 5 -0 5। 5 × 1 5 0 × 3 0 45। फटाफट पहले आप माइनस कैलकुलेट कर लो। क्लास माइनस बेटा कॉपी कर ली है, मैं फटाफट अब आपको कोफैक्टर लिखना सिखाता हूँ। आपको पता है भाई पहले से, तो 9 कोफैक्टर होंगे, लिखते हैं। क्या आएगा C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। क्या करना है, बस थोड़ा सा लगाना है दिमाग, कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना है और आंसर लिख देना है। 1 + 1 कैसा आ रहा है, कोफैक्टर में बेस के डिजिट का सम आ रहा है इवन, तो जो माइनर निकाला है वही कोफैक्टर। माइनर कितना है, M11 कितना है 11, तो C11 भी 11 हो जाएगा। 1 + 2 कैसा आ रहा है, ऑड आ रहा है, तो आप बताओ M12 अगर 6 है और क्योंकि बेस के डिजिट का सम ऑड है तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा C12 -6 हो जाएगा। ऐसे C13 क्या होगा बेटा M13 के इक्वल, क्योंकि 1 + 3 4 जो कि इवन नंबर है, तो C13 बेटा M13 3 था तो C13 भी 3 हो जाएगा। फटाफट C21 पे आते हैं। M21 कितना है, M21 की वैल्यू है -4 और 2 + 1 कैसा नंबर आ रहा है, ऑड आ रहा है, तो अगर ऑड आएगा तो C21 क्या होगा निगेटिव ऑफ हो जाएगा ना, मतलब साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। M22 2 + 2 इवन है, तो M22 अगर 2 है तो C22 भी 2 हो जाएगा, इक्वल टू 2 आ रहा था ना, तो ये भी 2 हो जाएगा। C23 में 2 + 3 ऑड है, चलो तो M23 कितना था, M23 अगर बेटा 1 था तो C23 -1 हो जाएगा, ठीक है। C31 में 3 + 1 क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, तो M31 कितना है, M31 ये लिखा है, M31 बेटा है -20 और 3 + 1 4 विच इज इवन। M31 और C31 में कोई डिफरेंस नहीं, -20। यहाँ साइन नहीं चेंज कर रहे, क्यों नहीं कर रहे भाई, क्योंकि 3 + 1 इवन आ रहा है ना, इवन में नहीं साइन चेंज होता है, ऑड में होता है। 3 + 2 ऑड आ गया, यहाँ चेंज हो जाएगा। बताओ M32 कितना आ रहा है -13, तो C32 +13 हो जाएगा कि 2 + 3 ऑड आएगा। C33 में 3 + 3 इवन है, M33 और C33 बराबर = 5। बस आप एक काम ये करना, जब आप कोफैक्टर के आंसर लिखोगे, भाई आपने माइनर्स में तो कैलकुलेशन दिखाई, कोफैक्टर में आप कुछ लिख ही नहीं रहे हो, बस आप ये लिख देना यूजिंग, और बेटा आप ये कैसे आया मैंने ये समझा दिया। अब आप जब ये कोफैक्टर वाले आंसर लिखोगे तो उसके ऊपर आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे, बस आप ये लिख देना ऊपर इनके कैलकुलेशन के पहले, यूजिंग Cij = -1 + i + j Mij, ठीक है, ये लिखोगे और लिख दोगे कि अगर i + j आता है इवन, देन Cij Mij के बराबर होता है, और अगर i + j आता है ऑड तो Cij = -Mij होता है। तो जो भी टीचर आपकी कॉपी चेक करेगा
वो ये समझ जाएगा कि हाँ माइनस तो कैलकुलेशन करके देखा, आपको फैक्टर निकालने के लिए आपने इस रिलेशन का यूज कर लिया है और फटाफट आपने आंसर नोट कर दिए हैं। तो नोट कर लो भाई। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोल रहा है कि यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ R2, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ R2 आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। तो कंफ्यूजन ये है कि यार कोफैक्टर्स ऑफ R2 लिख रहा है, इसका क्या मतलब है? कोफैक्टर्स ऑफ R2 का मतलब बोल रहा है कि आप सेकंड रो का यूज करके वैल्यू कैलकुलेट करो, अपने आप कोफैक्टर्स का यूज हो जाएगा। मतलब यू हैव टू एक्सपेंड दिस डिटरमिनेंट अलोंग सेकंड रो, ये कहने का मतलब है बस। तो फटाफट लिख दो एक्सपेंडिंग अलोंग, मतलब अब आप फ्री नहीं हो कि आपने R1 के अलावा एक्सपेंड कर दिया या R3 के अलावा एक्सपेंड कर दिया, किसी बच्चे ने C1, C2, C3 के अलावा एक्सपेंड कर दिया, तो आंसर तो उसका सही आएगा बट नंबर 0 मिलेंगे, क्योंकि उसने आपको क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि यू हैव टू एक्सपेंड दिस गिवन डिटरमिनेंट अलोंग सेकंड रो, ये मतलब है इसका। तो बेटा सेकंड रो का सिंबल फटाफट बना लेते हैं। सेकंड रो के एलिमेंट्स ये हैं और ये माइनस प्लस माइनस ये चलता है। तो हमने क्या लिया, 2 लिया, फिर बेटा ये तो 0 है, इसका कोई भी रोल आएगा नहीं, पर लिख लेते हैं, फिर -1 आएगा। अच्छा जब आप ये वाला 2 लोगे तो इस 2 के सामने रो तो सेकंड ही है, ठीक है, कॉलम आपका फर्स्ट है, मतलब ये वाला कॉलम जाएगा। तो हमें 3, 8, 2, 3 मिलेंगे, तो हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं, क्या आएगा, 3 × 3 9 और 8 × 2 16। बेटा ये समझ में आ रहा है, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूं, आसान सा है। फिर यहां लिखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि इनटू 0 0 ही आना है, आप चाहो तो लिख लो 0 आ जाएगा। फिर ये वाला 1 जब लिया बेटा तो क्या आया, अब कॉलम ये जाएगा, थर्ड वाला कॉलम जाएगा ये वाला ना, क्योंकि 1 के सामने थर्ड कॉलम है, रो हमारी सेकंड ही जाएगी, तो ये सेकंड रो चली गई, थर्ड कॉलम चला गया, क्या बचा 5 3 1 2। तो 5 3 1 2 में 5 × 2 क्या आएगा 10, 5 × 2 10 आएगा, 3 × 1 3 -3। तो क्या आया 2 9 -16 -7 हो जाएगा, और -10 -3 कितना हुआ 7। तो यह आया बेटा -14 -7 क्या कैलकुलेट होके आ गया, -21। बेटा एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, तो पहले आप कॉपी करो, कैलकुलेशन चेक करते हैं। कॉपी कर लिया बेटा, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेते हैं। सेकेंड रो यहां बेटा माइनस साइन छूट गया, 2 था ना, प्लस फिर माइनस यानी आएगा -2 माइनस, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा चेंजेस नहीं है, क्या आएगा 14 -7 मतलब 7 आंसर। क्या था बेटा सेकंड रो में माइनस प्लस माइनस है, तो माइनस यहाँ पे स्किप हो गया था, यहाँ पे माइनस साइन कर लेना, आंसर हमारा क्या आ गया 7। लास्ट जो क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दे रखा है, फटाफट मैं कॉपी करता हूं और समझाता हूं क्या बोल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन में बोल रहा है भाई कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 and A31 A32 A33, let it this be equal to delta। तो मैं बेटा ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूं, मैंने आपको प्रॉपर्टी बड़ी डिटेल में समझाई है, जब प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट पढ़ाई थी मैंने। हम जो भी ऑप्शन लिखा उन्होंने देखो ऐसे लिखा है, कैपिटल ए और स्मॉल ए की फॉर्म में लिखा है। तो मैंने ये बताया था कि कैपिटल ए किसका सिंबल होता है, कैपिटल ए सिंबल होता है कोफैक्टर का,
कुछ बुक में कोफैक्टर के लिए सी सिंबल यूज किया गया है, कुछ बुक्स में कोफैक्टर के लिए कैपिटल ए को भी यूज किया गया है। तो कह रहा है कि उस डिटरमिनेंट की वैल्यू को कोफैक्टर के टर्म्स में हम कैसे लिख सकते हैं, कोफैक्टर के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। तो हमने ये बताया था कि अगर आप फर्स्ट रो उठाते हो, अगर आप फर्स्ट रो उठाते हो, A11 उठाते हो, A12 उठाते हो, A13 उठाते हो, तो आप इन्हीं एलिमेंट्स को इन्हीं एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स के सिंबल से मल्टीप्लाई करोगे। तो आप बताओ A11 का कोफैक्टर कैपिटल A11 होगा, A12 का कोफैक्टर कैपिटल A12 होगा, A13 का कोफैक्टर कैपिटल A13 होगा, और इनको कर दो ऐड, यही वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कैलकुलेट होके आ जाएगी। पर और भी बहुत सारे ऑप्शन है लिखने। मान लो किसी बच्चे ने लिया सेकंड रो ले ली, तो वो ये मैंने सपोज R1, इसके लॉन्ग आंसर ये आएगा। मान लो उसने R2 लिया, तो A21 A22 वो क्या लिखेगा A23। तो अगर वो A21 लेगा तो इसी का कोफैक्टर कैपिटल A21 लिखेगा, अगर A22 लेगा तो इसी का कोफैक्टर कैपिटल A22 लिखेगा, और अगर A23 लिखेगा तो इसी का कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A23 लिखेगा। मतलब यह आंसर हो सकता है। मतलब आप जिस रो के एलिमेंट्स उठाओगे उसी रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स के सिंबल्स को कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करते रहो। मान लो किसी ने अगर ये सेकंड कॉलम उठा लिया, किसी ने अगर सेकंड वाला कॉलम उठा लिया, A12 A22 A32 सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स लिखे, तो आप बताओ A12 का कोफैक्टर कैपिटल A12 होगा, A22 का कोफैक्टर कैपिटल A22 होगा, और A32 का कोफैक्टर कैपिटल A32 होगा। तो ये कैलकुलेशन प्लस कर दो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं ऑप्शंस पढ़ रहा हूं, ऑप्शन में देखो क्या लिखा है, मैं अलग अलग ऑप्शन करके लिख रहा हूं। उन्होंने ये बोला है कैपिटल ए ऑप्शन में लिखा है A11 कैपिटल A31 प्लस A12 कैपिटल A32 प्लस A13 कैपिटल A33। बेटा फर्स्ट वाले ऑप्शन सही है गलत है बस धीरे से आप ये देख लो। यहां पे स्मॉल A11 है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कौन सा होगा, कैपिटल ए के नीचे 11 लिखा होना चाहिए ना, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, ये कैंसिल हो गया, ये आंसर हो नहीं सकता, ए ऑप्शन कट हो गया। बी ऑप्शन पे आते हैं, बी ऑप्शन पे लिखा है स्मॉल A11 कैपिटल A11 प्लस A12 A21 प्लस A13 A31। तो यहां बी ऑप्शन में स्मॉल A11 है, इतना तो सही है कि कैपिटल ए के नीचे भी 11 लिखा है, इतना सही है। आगे आओ, स्मॉल ए के नीचे 12 लिखा है, स्मॉल A12 है तो फिर कैपिटल A12 होना चाहिए ना, तो ये गलत है। आगे कुछ सही है या नहीं उससे मतलब ही नहीं, बी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया इसकी वजह से। ये भी वैसे सही नहीं लिखा है क्योंकि A13 है, यहां भी A13 आना चाहिए, ठीक है। तो यहीं पे देख के आगे चेक ही नहीं करना है, ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन पे आते हैं, ये लिखा है A21 कैपिटल A11 प्लस एंड सुन में आगे बेटा लिख ही नहीं रहा, क्यों नहीं लिख रहा आप बताओ, स्मॉल A21 लिखा है कैपिटल A11 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्मॉल A21 है तो यहां पे कैपिटल A21 होना चाहिए, ठीक है। आगे कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, चलो मैं लिख के समझा देता हूं। क्या है A22 कैपिटल A12, ये भी गलत ही लिखा इन्होंने, फिर A23 कैपिटल A13, तो यहां तो हर एक पेयर का ही गलत लिखा है, हर एक पेयर का सही लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं दो के साथ सही लिख दिया तीसरे के साथ गलत कर दें तब भी वो आंसर गलत हो जाएगा। तो पहला चेक किया, पहला सही नहीं था, बाकी को चेक करने का मतलब ही नहीं है। और अगर एबीसी ऑप्शन नहीं है तो 100% ऑप्शन डी होगा। और डी ऑप्शन में आपको बता दूं लिखा क्या है, डी ऑप्शन है A11 कैपिटल A11 प्लस A21 स्मॉल A21 कैपिटल A21 प्लस A31 कैपिटल A31। तो
तो यहाँ देख बेटा स्मॉल a11 है तो कैपिटल A11 है, स्मॉल a21 है तो कैपिटल A21 है, स्मॉल a31 है तो कैपिटल A31 है। तो ये हमारा आंसर सही है। अच्छा अगर कोई ये पूछे कि ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है, आप बस इतना बता दो कि ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू किस रो के लॉन्ग या किस कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करके आएगी, मतलब ये एक्सप्रेशन कब आएगी, किस रो के लॉन्ग या किस कॉलम के लॉन्ग आएगी। तो आप इस एलिमेंट को ध्यान से देखो, एलिमेंट को ध्यान से देखो। एलिमेंट में A11 लिखा है, फिर यहां भी A21 लिखा है, यहां भी A31 लिखा है। कौन से डिजिट फिक्स है? 1 1 1, मतलब एलिमेंट्स में सेकंड वाली डिजिट हमारी फिक्स है। और सेकंड डिजिट किसको रिप्रेजेंट करती है? कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। मतलब आप देख लो, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स क्या लिखे हैं? A11, फिर A21, फिर A31। मतलब इस डिटरमिनेंट को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं अगर हमने एक्सपेंड किया अलोंग C1। तो ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव अच्छा बन सकता है कि अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ये है, ऐसे पूछ सकता है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू ये है, बताओ ये किस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके आई होगी। तो भी पता होना चाहिए। कैसे पता करोगे? C1 के अलोंग एक्सपेंड करके आएगी, मैंने बताया कैसे। तो नोट कर लो बेटा इसको, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका।